हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है हरियाणा का इतिहास। तो उसके भाग नंबर 12 में आपको बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, कुछ मेरे प्यारे मित्रों का ये सुझाव आया है कि इस तरह तो बोले आप जल्दी जल्दी खींच गए, आप तो बहुत जल्दी 2020 में ले आओगे। तो मैं भाई और बोलो क्या है। नहीं बोले आप तो बहुत डिटेल में लिखते हो, पूरी डिटेल में बताओ। आप इस तरह सूड़ सा ना काटो, माँ वाले डिटेल में भी बता देता हूँ, क्योंकि तो लिखा लिखा ही मैंने तो बताना आपको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। पिछले अंक से थोड़ा सा पीछे से मैं लूँगा। तो कई दोस्तों की ये मांग है कि रोहतक चुनाव के बाद का जो हरियाणा की ऊपर केंद्र की राजनीति थी, जिसमें खासकर चौधरी देवीलाल की और हरियाणा के राजनीतिकों की जो भूमिका थी, उसमें वो तफ्तीश से आपने मांगी है। तो मैं इसको पिछला सारा कुछ करके आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब तो आपने ये पढ़ा था कि जिस उच्च पद को स्थायित्व प्रदान करने के लिए श्री ओम प्रकाश चौटाला दड़बा कलां की सीट से विधानसभा को उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे, वह तो केंद्र सरकार की कूटनीति का पहले ही शिकार हो गया था। यानी कि 3 बार लगातार मैम का चुनाव पोस्टपोन हुआ और फिर उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद उन्होंने फिर वहां से दड़बा कला से विद्या बणीवाल का रिजाइन करवा के सीट खाली करवाई, फिर वहां से चुनाव लड़ा और इसके बदले विद्या बणीवाल को राज्यसभा में भेजना पड़ा। तो वहां की मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं। खाली विधायक बनकर विधानसभा में बैठने का क्या लाभ। राज्यसभा सीट विद्या बणीवाल को देकर बदले में उन्होंने विधायक की सीट प्राप्त की, ताकि संविधान की मर्यादा पूरी कर प्रदेश का गौरवमयी पद स्थापित स्थायी रखा जा सके। लेकिन भाग्य ने उल्टा चक्कर दिया और उन्हें केवल विधायक रहने पर ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो चली गई। परंतु चौटाला हार मानकर शांत बैठने वाले खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने 6 जून 1990 में हरियाणा जनता दल का प्रधान होने के नाते पार्टी के सभी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों एवं मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उन सब का दिल टटोला और सर्वसम्मति से अपने नेतृत्व में आस्था रखने का एक प्रस्ताव पास करवा लिया। यानी पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। उस समय की रणनीति पर नजर रखने वाले हैरान थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो श्री बनारसी दास गुप्ता है, लेकिन उनका समस्त मंत्रिमंडल, जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे, ये सब आस्था व्यक्त करते थे ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में। यानी कि वो भी डमी थे। बैठक के उक्त प्रस्ताव से भविष्य में कोई नया गुल खिलने की बू आ रही थी। बैठक के दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सर्वश्री वीरेंद्र सिंह नारायण, रघुवीर सिंह कादण तथा रण सिंह मान को, जो कि मंत्री थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। ये सब हरियाणा विधानसभा के विधायक तथा पूर्व मंत्री थे। हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम फिर बहुत तेजी से बदला और 12 जुलाई सन 1990 को मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने दिल्ली बुलाया, उनका इस्तीफा लिया और उसी दिन शाम को ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा मुख्यमंत्री पद की ग्रहण करवा दी। चौटाला साहब के पुण्य मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र की सरकार हिल गई। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सहाय पर केंद्र के कई मंत्रियों ने चौटाला को पुण्य मुख्यमंत्री बनने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने शुरू कर दिए। पहले श्री आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू तथा सत्यपाल मलिक ने त्यागपत्र दिए। यानी केंद्र की पूरी सरकार हिल गई और फिर सने वह संख्या 13 हो गई। उनके बाद स्वयं प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने भी त्यागपत्र देने की धमकी दी। इस प्रकार जनता दल टूटने कगार पर पहुंचकर 2 धड़ों में बट गया। जनता दल के तत्कालीन प्रधान श्री एस.आर. बोम्मई चौधरी देवीलाल से मिले और उन्होंने स्थिति को और विस्फोटक होने से बचाने की प्रार्थना की। उन्होंने साहब कहा, जी चौटाला साहब को हटा दो। चौधरी देवीलाल ने कहा कि वह सारा बॉन्डर चौटाला पुनः मुख्यमंत्री बनाने में उठा है, मैं उनका त्यागपत्र दिलवा देता हूं। और उन्होंने चौटाला से त्यागपत्र ले लिया। 17 जुलाई को केवल 5 दिन बाद नेतृत्व बदला गया और मास्टर हुकम सिंह हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन हरियाणा में नेतृत्व बदलने पर भी जनता दल का घमासान नहीं थमा।
इस पर स्वयं प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मोर्चा संभाला और वे खुलकर चौधरी देवीलाल के खिलाफ हो गए। इस प्रकार 10-15 दिन के अंदर में अंदरूनी घमासान चलता रहा और पूरी राजनीतिक उठापट चलती रही। आखिरकार 1 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने राष्ट्रपति से कहकर चौधरी देवीलाल को बर्खास्त करवा दिया। वैसे मैं ये पहले बता चुका हूं, लेकिन डिटेल मैंने नहीं बताई, सीधा बताया था। अब आपने डिटेल मांगी है तो एक एक अक्षर मैं आपको बताता हूं। इस पर चौधरी देवीलाल ने अपनी कोठी पर एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और बयान दिया कि मेरा उप प्रधानमंत्री पद श्री वीपी सिंह का दिया हुआ नहीं है, जनता का दिया हुआ है, बल्कि जनता ने तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि श्री वीपी सिंह को प्रधानमंत्री जनता ने नहीं, मैंने बनाया था। मुझ द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री कैसे मुझे बर्खास्त कर सकता है, इस बात का फैसला जनता करेगी और जनता से उक्त निर्णय लेने के लिए मैं दिल्ली के बोट क्लब पर 9 अगस्त को जनता की विशाल रैली बुलाने की घोषणा करता हूं। चौधरी देवीलाल द्वारा घोषित 9 अगस्त की रैली को तारपीडो करने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग को 27% मंडल आयोग द्वारा दी गई आरक्षण रिपोर्ट लागू करने की 7 अगस्त को घोषणा कर दी और मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करने की घोषणा का चौधरी देवीलाल की रैली को नुकसान पहुंचने की बजाय उल्टा और ज्यादा समर्थन मिल गया। देश के उच्च वर्ग ने चौधरी देवीलाल को किसानों का नेता न मानकर अपना भी नेता मान लिया तथा उनके समर्थन में बैठक बुलाई गई। 9 अगस्त की किसान रैली केवल किसान रैली न रहकर देश के अगड़े और किसानों का रैला बन गया। रैली में चौधरी देवीलाल की बर्खास्तगी के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। ये लोगों इतनी बड़ी रैली थी, मैं उस रैली में हाजिर था कि जहां तक भी आप नजर मारो सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। यानी बहुत जबरदस्त ये एक कामयाब रैली कहें उसको, पूरा रैला था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ग के हजारों छात्रों ने मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करने प्रधानमंत्री कोठी के सामने जलकर मरने की धमकी दी। कई तो नौजवान उस टाइम जल के मरे भी थे। उनकी देखा देखी सारे देश में एक तूफान खड़ा हो गया। देश में हजारों सरकारी वाहन फूंके गए, करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उस टाइम पर पहली बार लोगों ने कर्फ्यू देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ कर्फ्यू को बहुत कम चांस है, लेकिन ये उस टाइम 1990 को उस टाइम हुआ था जब बीसी कमीशन मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू करके और आपस में अफरा तफरी मचवा दी थी। भाजपा के इशारे पर देश के उच्च वर्ग ने, जिसका प्रेस के रूप में देश के प्रचार तंत्र पर कब्जा था, वीपी सिंह सरकार के विरुद्ध पूरी तरह मोर्चा खोल दिया। भाजपा जिसके समर्थन से वीपी सिंह सरकार टिकी हुई थी को भी अपनी तत्काल रणनीति पर पुनर्विचार करने पर विवश कर दिया। स्वयं वीपी सिंह को भी अपनी सरकार का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। चौधरी देवीलाल को अपने मंत्रिमंडल से निकालकर वीपी सिंह का बोझ हल्का होने की बजाय और ज्यादा भारी हो गया। यानी चौधरी देवीलाल की 9 अगस्त को दिल्ली में सफल रैली होने के बाद विधायक दल में हुकम सिंह के विरुद्ध चल रही गतिविधि एकदम ठप पड़ गई। यानी जो हरियाणा स्टेट का बॉर्डर था, इतनी बड़ी रैली को देखते हुए एकदम वो सारा सौदा शांत हो गया। असंतुष्ट विधायकों की उछल कूद बंद होने के बाद 2 सितंबर 1990 को मास्टर हुकम सिंह सरकार ने हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पास कर लिया। उसी दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट का अधिवेशन बुला लिया। चौधरी देवीलाल को भी संसद में मंत्रिमंडल से अपनी बर्खास्तगी पर बयान देने का समय मिल गया। तो दोस्तों, ये जो रैला था ये जबरदस्त था और इससे पूरा सौदा हिल गया था। वे संसद में बड़े भावुक होकर बोले, चौधरी देवीलाल, इतिहास गवाह है, जिस पार्टी को पाल पोस कर चौधरी चरण सिंह ने बड़ा किया, निष्ठा और कुर्बानी और परिश्रम से 30 साल पुराना कांग्रेस का भ्रष्ट शासन समाप्त हुआ। सन 1977 में जनता पार्टी बहुमत में आई और चौधरी चरण सिंह, जिनके पास उस समय 82 सांसद थे, 80 सांसद भाजपा उनके समर्थन में थे, परंतु जनहित राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर प्रधानमंत्री की दावेदारी का त्याग कर 24 सांसदों नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया। परंतु मोरारजी ने उनके साथ क्या सलूक किया, यह बात यह दोहराने के नहीं, पूरी जनता इससे वाकिफ है। यही हुआ चौधरी देवीलाल के साथ। बाकी अगले अंक में पूरी तफसील से ही आपको बताऊंगा, तो पूरी डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए अगले अंक का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।